देखो प्रश्नावली 13.1 का 7वां सवाल है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। 30 मोहल्ले हैं, ठीक है। 30 मोहल्लों में हमें SO2 की सांद्रता ज्ञात करके इस सारणी में दी गई है। तो देखो यहाँ पर SO2 की सांद्रता और बारंबारता, यानी 4 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता कहाँ से कहाँ तक है? 0.00 से 0.04 के बीच में। 9 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.04 से 0.08 के बीच में है। फिर 9 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.08 से 0.12 के बीच में है। 2 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.12 से 0.16 के बीच में है। 4 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.16 से 0.20 के बीच में है। और 2 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.20 से 0.24 के बीच में। तो ये हमें सारणी दे रखी है। करना क्या हमें? वायु में SO2 की सांद्रता का मध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मोहल्लों की वायु में SO2 की सांद्रता दे रखी है। 30 मोहल्लों की वायु में SO2 की सांद्रता हमें दी गई है। इनका हमें क्या निकालना है? SO2 की सांद्रता का मध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से इसका मध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 2 कॉलम हमें दे रखे हैं। पहला कॉलम कौन सा है? SO2 की सांद्रता, तो वो हमें लिखना है आंसर के अंदर। और दूसरा हमें क्या दे रखा है? बारंबारता। तो दूसरा कॉलम किसका लिखेंगे? बारंबारता, जिसे हम किससे लिखते हैं? FI से, ठीक है। तो यहां पर देखो SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24, ठीक है। ये तो हमें दे रखी है SO2 की सांद्रता, जिसे हम वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें दूसरा कॉलम किसका दे रखा है? बारंबारता, जिसे हम किससे लिखेंगे? FI से। तो वो कितनी दे रखी है हमें? 4 9 9 2 4 2, 4 9 9 2 4 2। ये हमें बारंबारता दे रखी है। तो देखो मध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर पहले कॉलम में हमें वर्ग अंतराल दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे? मध्यमान निकालेंगे। और मध्यमान को हम किससे लिखते हैं? XI से, ठीक है। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है उसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मध्यमान, यानी बीच की संख्या मिलेगी। तो 0.00 और 0.04 के बीच की संख्या निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे? उसका आधा करेंगे या फिर 2 का भाग देंगे। देखो यहाँ पर 0.00 और 0.04 को जोड़ने पर कितना आया? 0.04। और 0.04 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0.02। तो बस ख्याल ये रखना है कि 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। बाकी जो नॉर्मल जोड़ और नॉर्मल भाग करते हैं वैसे ही करना है। 0 और 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2। और ख्याल क्या रखना है? 2 अंकों के बाद में पॉइंट, ठीक है। तो 0.00 और 0.04 का मध्यमान कितना आ गया? 0.02। उसके बाद में 0.04 और 0.08 का मध्यमान निकालना है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो। 0.04 और 0.08 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 0.12। और इसमें भाग देंगे 2 का, तो कितना आएगा? 0.06, ठीक है। और अगर पॉइंट एक बार हटा दें तो 4 और 8 कितने होंगे? 12। 12 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6। 2 के बाद पॉइंट लगाना सब में, ठीक है। तो यहाँ पर 0.04 और 0.08 का मध्यमान कितना आ गया? 0.06। उसके बाद में देखो आगे 0.08 और 0.12 का मध्यमान निकालना है। तो इनको जोड़ो। 0.08 प्लस 0.12 जोड़ने पर कितना आया? 0.20। अब इसमें 2 का भाग दें, कितना आएगा? 0.10। अगर पॉइंट हटा दें तो 8 और 12 कितने हो गए? 20। 20 में 2 का भाग दें, कितना आएगा? 10। और सब में क्या करना है? 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। इकाई अंक से इकाई दहाई, उसके बाद में पॉइंट, इकाई दहाई 2 अंक हो गई, उसके बाद में पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.08 और 0.12 का मध्यमान कितना आ गया? 0.10। उसके बाद में देखो यहाँ पर 0.12 और 0.16 का मध्यमान निकालना है। तो 0.12 और 0.16 को जोड़ने पर कितना है? 0.28।
और 0.28 में 2 का भाग दें कितना आएगा 0.14। और एक बार पॉइंट हटा दे तो 12 और 16 कितने हो गए 28। 28 में 2 का भाग दें कितना आएगा 14। और सब में क्या करना है 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 0.14, 0.12 और 0.16 का मध्यमान कितना आ गया 0.14। उसके बाद में देखो 0.16 और 0.20 का मध्यमान निकालना है। तो 0.16 और 0.20 को जोड़ने पर कितना आएगा 0.36। और इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 0.18। और अगर हम पॉइंट हटा दें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 और 16 कितने हुए 36। 36 में 2 का भाग दें कितना आएगा 18। और फिर क्या करना है 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना, 1 और 2 अंक के बाद में पॉइंट 0.18। तो 0.16 और 0.20 के मध्यमान कितना आ गया 0.18। उसके बाद में देखो 0.20 और 0.24 का मध्यमान निकालना, तो पहले जोड़ो इनको। 0.20 और 0.24 को जोड़ने पर 0.44। फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 0.22। ठीक है, अगर पॉइंट हटा दे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 24 और 20 कितना हो गया 44। 44 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 22। और लास्ट में क्या करो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, 0.22 आएगा। तो देखो यहाँ पर 0.20 और 0.24 का मध्यमान कितना आ गया 0.22। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर प्रत्यक्ष विधि से इसका मध्य ज्ञात कर रहे हैं तो चौथा कॉलम क्या आएगा एफ आई और एक्स आई का गुणा। तो एफ आई और एक्स आई का क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर तो चौथी कॉलम में हम क्या करेंगे एफ आई और एक्स आई का गुणा। तो पहली पंक्ति में देखो 0.02 को 4 से गुणा करना है। 0.02 को 4 से, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8। 4 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। फिर 4 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखो 1 और 2, 2 अंक के बाद में पॉइंट। ठीक है, तो 0.02 को 4 से गुणा करने पर कितना है 0.08। 0.02 को 4 से गुणा करने पर कितना आ गया 0.08। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 को 2 से गुणा करो 8, 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरी पंक्ति में 9 को 0.06 से गुणा करना है। तो 0.06 को 9 से गुणा करेंगे, 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54 का 4, हासिल कितनी आई 5। फिर 9 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। 0 में हासिल 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। फिर 9 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद में हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो कितना है 0.54। तो 0.06 को 9 से गुणा किया कितना है 0.54। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 को 6 से गुणा करो, 9 6 54। ठीक है, और 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो। उसके बाद में देखो 0.10 को 9 से गुणा करना है। 0.10 को 9 से, तो 9 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। 9 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9। और फिर 9 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 0.10 को 9 से गुणा करने पर कितना आएगा 0.90। ठीक है, उसके बाद में देखो 0.14 को 2 से गुणा करना है। तो 0.14 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे 2 सौ के 8। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 एकम 2। फिर 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे 0.28। तो 0.14 को 2 से गुणा करने पर कितना आया 0.28। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 14 को 2 से गुणा करो, 14 दूनी 28। और फिर 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद में देखो 0.18 को किससे गुणा करना है 4 से। तो 0.18 को 4 से गुणा करना है। देखो 4 का पड़ा 8 बार, 4 8 32 का 2 हासिल 3। फिर 4 का पड़ा 1 बार, 4 एकम 4। फिर 4 में 3 हासिल जोड़ो 7। 4 3 कितना हो गया 7। फिर 4 को 0 से गुणा करो 0। 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो कितना आया 0.72। 0.18 को 4 से गुणा करने पर कितना आ गया 0.72। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 18 को 4 से करेंगे 18 चौक 72। और फिर क्या करना है 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। उसके बाद में देखो 0.22 को 2 से गुणा करना है। तो 0.22 को 2 से गुणा करेंगे, देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। फिर 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना है 0। यहाँ पर 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आएगा 0.44। तो 0.22 को 2 से गुणा करने पर कितना है 0.44।
डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 22 को 2 से गुणा करो, 22 तो नहीं 44, फिर 2 अंक के बाद में पॉइंट। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस एफ आई गुणा एक्स आई वाले कॉलम का जोड़ करना है, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको जोड़ को हम क्या लिखेंगे, एफ आई गुणा एक्स आई के कॉलम के जोड़ को हम किससे लिखेंगे, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। किसका जोड़, एफ आई गुणा एक्स आई वाले कॉलम का जोड़। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जोड़ निकालना हमें, तो देखो 0.08 में 0.5, ठीक है, 0.54, फिर 0.90, 0.28, 0.72, फिर 0.44, इन सबको जोड़ने पर कितना आया, 2.96। देखो यहाँ पर 8 और 4 कितने होंगे, 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 का 6 हासिल 2, फिर 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 7 25, 25 4 29 का 9 हासिल 2, फिर 2 का 2 आ गया, ठीक है। तो इस कॉलम का जोड़ सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आ गया, 2.96। और एफ आई वाले कॉलम का भी जोड़ हमें ज्ञात करना है, तो इसके एफ आई वाले कॉलम की जोड़ को हम किससे लेंगे, सिग्मा एफ आई। देखो कितना होगा, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ आई यानी एफ आई वाले कॉलम का जोड़ कितना आ रहा है, 30। उसके बाद में हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, वो क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब हम इसमें मान रखेंगे, माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 2.96, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 30। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितने, हर में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है। तो ऊपर अब कितना बचा, 296। पॉइंट हटने के बाद में अब ऊपर संख्या कौन सी है, 296, और नीचे कितना हो गया, 3000। अब हमें करना क्या है, 296 में 3000 का भाग देना है। तो देखो यहाँ पर ये 296 में हमें क्या करना है, 3000 का भाग देना है। तो 296 3000 से बहुत छोटा है, तो शुरू में ही क्या होगा, भाग टूटेगा। भाग टूटने का जीरो लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको 296 को 3000 से बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे, तो कितना हो गया, 2960, ठीक है। पॉइंट लगाकर जीरो उतारने पर भी ये संख्या 2960 क्या हो रही है, 3000 से छोटी है। तो एक बार फिर भाग टूटने का जीरो लगाएंगे भागफल में, और अब की बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट एक बार लग चुका है। तो अब की बार क्या करो, एक जीरो उतार लो 2960 के आगे, तो अब कितना हो गया, 29,600। अब हमें क्या करना है, 29,600 में 3000 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो 3 का पड़ा 9 बार बोलेंगे, 3 नाम 27, और 3 ढाई 30, 30 तो 29,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार भाग देंगे इसमें, 9 बार। तो भाग कितनी बार गया, 9 बार। 3000 का पड़ा 9 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 3 नाम 27, और आगे 3 जीरो, यानी 27,000 आएगा। घटाओ, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, फिर जीरो में से जीरो घटाएंगे कितना आएगा, जीरो। 6 में से जीरो घटाएंगे कितना बचेगा, 6। 9 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 2 में से 2 गए जीरो, ठीक है। कितना है, 2600। पॉइंट लगा हुआ, एक जीरो उतार लो। अब 26,000 में 3000 का भाग देना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो 26, 3 के बारे में देखो, 26 से बड़ा नंबर, 3 नाम 27, 9 बार बोलने पर 27 ज़्यादा आ रहा है, तो कितनी बार बोलेंगे, 8 बार, ठीक है। तो यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। 3 8 24, और आगे कितने जीरो लगाने हैं, 3 जीरो, तो ये 3 जीरो आ गए। जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो बचेगा। फिर जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो बचेगा। फिर जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो। 6 में 4 गए, 6 में से 4 गए 2, फिर 2 में से 2 गए जीरो। पॉइंट के बाद 3 अंक आ गए, इतना काफ़ी है। भाग आगे भी जाएगा, लेकिन हमें इतना ही आंसर में कितना आ गया, पॉइंट के बाद 3 अंक आ गए, इतना काफ़ी है। तो इसको यहीं छोड़ देना है। तो 296 में 3000 का भाग देने पर कितना है, 0.098, तो यहाँ पे लिख देंगे। 296 में 3000 का भाग देने पर कितना है, 0.098, ठीक है। तो जो हमें पूछा था, वायु में एस और टू की सांद्रता का माध्य, तो वो कितना है, वायु में एस और टू की सांद्रता माध्य कितना है, 0.098, ठीक है। ये हमने कौन सी विधि से इसको हल किया है, प्रत्यक्ष विधि से। अब इसके बाद में हम कौन सी विधि से हल करेंगे, कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे, तब भी आंसर कितना आना चाहिए, 0.098 आना चाहिए। देखो 13.1 का 7वां सवाल है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इस सारणी में हमें
SO2 की सांद्रता दी गई है। ठीक है, करना क्या है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, यानी एवरेज ज्ञात करना है। वायु में SO2 की सांद्रता का एवरेज ज्ञात करना है। इस सवाल को हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर चुके थे, यानी प्रत्यक्ष विधि से हम इसका माध्य ज्ञात कर चुके थे। अब हम इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो ये दो कॉलम दे रखे हैं हल के अंदर, ये दो कॉलम तो सेम टू सेम हमें बनाने आंसर के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पर कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये तो प्रश्न में जो हमें दे रखा था वैसा का वैसा लिखना है। पहला कॉलम क्या था, SO2 की सांद्रता, और इसमें हमें दे रखा क्या दे रखा था 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। ठीक है, और ये हमें बारंबारता दे रखी है दूसरे कॉलम में, जिसे हम किससे लिखते हैं FI से, 4 9 9 2 4 2। तो ये दो कॉलम हमें प्रश्न में दे रखे हैं, तो ये दोनों सेम टू सेम वैसे ही होंगे जैसे प्रश्न में हमें दे रखे हैं। अब तीसरा कॉलम ध्यान रखना है, जब भी हम माध्य याद कर रहे हैं और यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, तो तीसरा कॉलम हमेशा किसका आएगा, मध्यमान का, और मध्यमान को हम किससे लिखते हैं XI से। तो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.00 और 0.04 के बीच की संख्या, और इनके बीच की संख्या को यहाँ पर लिखेंगे हम मध्यमान से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0.00 और 0.04 को जोड़ने पर कितना आएगा 0.04, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.02। तो 0.00 और 0.04 का मध्यमान कितना आ गया 0.02। देखो यहाँ पर 0.02। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर पॉइंट एक बार छोड़ दे तो यहाँ पर कितना है 0 और यहाँ पर कितना है 4, 0 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2। अब बस ध्यान ये रखना है पॉइंट हमें कितने अंकों के बाद में लगाना है, इकाई स्थान से 2 अंक गिन के पॉइंट लगाना है, इकाई और दहाई 2 अंक हो गई, उसके बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 0.02, 0.02। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 0.04 और 0.08 का मध्यमान निकालना है। तो अगर पॉइंट एक बार हटा दें तो 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 में 2 का भाग दें कितना आएगा 6, और यहाँ पर 2 अंकों के बाद में पॉइंट है दोनों जगह, तो हम आंसर में क्या करेंगे इकाई अंक से 2 अंक गिनकर, इकाई और दहाई 2 अंक गिनकर पॉइंट लगा देंगे 0.06। देखो यहाँ पर 0.04 और 0.08 को जोड़ेंगे कितना आएगा 0.12, फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 0.06। ठीक है, उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 0.08 और 0.12 का मध्यमान निकालना है। 0.08 और 0.12 को जोड़ने पर कितना आएगा 0.20, फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 0.10। ठीक है, एक बार पॉइंट को हम हटा दें तो देखो 8 और 12 कितना हो गया 20, 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 10। अब लास्ट में हमें आंसर में ध्यान क्या रखना है, इकाई अंक से 2 अंक गिनकर पॉइंट लगाना है, इकाई और दहाई 2 अंक हो गई, उसके बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 0.08 और 0.12 का मध्यमान आ गया 0.10। ठीक है, उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 0.12 और 0.16 का मध्यमान निकालना है। तो 0.12 और 0.16 को जोड़ेंगे कितना आएगा 0.28, फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 0.14, और अगर हम पॉइंट छोड़ दें एक बार तो 12 और 16 कितना हो गया 28, 28 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 14। और लास्ट में आंसर में हमें ध्यान ये रखना है इकाई अंक से 2 अंक गिनकर पॉइंट लगाना है, इकाई और दहाई 2 अंक हो गई, उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो आंसर कितना आ गया 0.14। किसका मध्यमान है 0.12 और 0.16, 0.12 और 0.16 का मध्यमान कितना आ गया 0.14। उसके बाद में अगली पंक्ति में देखो 0.16 और 0.20 का मध्यमान निकालना है। तो 0.16 और 0.20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 0.36, फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 0.18। पॉइंट अगर एक बार छोड़ दे तो 16 और 20 36, 36 में 2 का भाग देंगे कितना है 18, और लास्ट में हमें ध्यान रखना है इकाई अंक से 2 अंक गिनकर पॉइंट लगाना है,
इकाई और दहाई, दो अंक गिनकर पॉइंट लगाना 0.18। ठीक है, तो 0.16 और 0.20 का मध्य मान कितना आ गया? 0.18। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 0.20 और 0.24 का मध्य मान निकालना है। तो 0.20 और 0.24 को जोड़ने पर कितना है? 0.44। फिर इसमें 2 का भाग दें, कितना आएगा? 0.22। पॉइंट एक बार अगर छोड़ दे तो 20 और 24 कितना हो गया? 44। 44 में 2 का भाग दें, कितना आएगा? 22। और आंसर में 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है, इकाई और दहाई, 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.22। तो 0.20 और 0.24 का मध्य मान कितना आ गया? 0.22। तो ये 3 कॉलम हो गए। पहला और दूसरा कॉलम हमें प्रश्न में दे रखा था। तीसरा कॉलम मध्यमान का हमने ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया? जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा था, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मध्यमान। उसके बाद में अगर हम इस प्रश्न को हम कल्पित मध्य विधि से हल कर रहे हैं तो चौथा कॉलम किसका आएगा? विचलन का। और विचलन को किससे लिखते हैं? डी से। तो डी का सूत्र क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होता है? अभी बताया था, मध्यमान वाला कॉलम जो होता है उसको हम एक्स आई से लिखते हैं। और ए क्या होता है? कल्पित मध्य। इसको हम एज्यूम करके चलेंगे ए को। और किसको एज्यूम करेंगे? जो मध्यमान वाला कॉलम है, जो मध्यमान वाला कॉलम है उसमें से बीच की संख्या को हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो मध्यमान वाले कॉलम में बीच में 2 संख्या आ रही है, 0.10 और 0.14। मध्यमान वाले इस कॉलम में एक किसको माने? या तो 0.10 को मान सकते हैं या 0.14 को मान सकते हैं। हमारे पास आंसर दोनों से सेम आएंगे। या तो क्या कर सकते हैं? 0.10 इसको ही मान सकते हैं और 0.14 इसको ही मान सकते हैं, दोनों बीच में आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 0.10 को क्या माना है? कल्पित माध्य ए माना। कि कल्पित माध्य ए बराबर क्या मान लिया मैंने? 0.10। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर हो गया फिक्स। उसके बाद में हमें क्या करना है? इस सूत्र की सहायता से विचलन डी का मान निकालना है यहाँ पर। तो देखो डी का मान कैसे निकालेंगे? जो सूत्र है विचलन का, डी बराबर एक्स आई माइनस ए, इस सूत्र में मान रखते दो। ठीक है, देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है? 0.02। कितना है? 0.02। और ए का मान हमने क्या माना है? फिक्स हो गया। ए का मान कितना है? 0.10। तो यहाँ पे ए की जगह क्या रखना है? 0.10। 0.02 में से 0.10 घटाएंगे, कितना आएगा? 0.08। देखो कैसे घटाएंगे वो देखो। 0.10 बड़ी संख्या है तो इसको ऊपर लिखेंगे, और 0.02 छोटी संख्या है तो इसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब उठाओ, 0 में से 2 नहीं घटता, उधार लेगा, कितना होगा? 10। 10 में से 2 गए 8। यहाँ पर उधार देने के बाद में कितना बचा? 0। 0 में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये 0.08 किसके आएंगे? माइनस के। तो पहली पंक्ति में देखो यहाँ पर डी का मान कितना आ गया? माइनस के 0.08। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है? 0.06। तो देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है? 0.06। फिर यहाँ पर सूत्र में क्या आता है? माइनस आता है। माइनस ए का मान फिक्स है, कितना है? 0.10। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 0.10। 0.10 बड़ी संख्या को ऊपर लिखो, उसके बाद में 0.06 छोटी संख्या है, इसको नीचे लिखो, घटाओ। फिर एक प्लस की एक माइनस की संख्या, इसलिए घटाना पड़ेगा। 0 में से 6 घटता नहीं, उधार लेगा, कितना हो जाएगा? 10। 10 में 6 गए, कितने बच गए? 4। उधार देने के बाद में यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 0 गए, क्या बचे? 0। पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 में से 0 गए, क्या बचे? 0। बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में, 0.04। तो देखो दूसरी पंक्ति में डी का मान कितना है? माइनस के 0.04। उसके बाद में देखो तीसरी पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है? 0.10। एक्स आई का मान कितना है? 0.10। फिर यहाँ पर सूत्र में क्या है? माइनस है तो माइनस लिखो। ए का मान फिक्स है, ए का मान हमने क्या माना है? 0.10। तो ए का मान क्या रखेंगे? 0.10। 0.10 में से 0.10 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस पंक्ति में डी का मान कितना आ गया? 0। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है? 0.14। 0.14।
फिर सूत्र में क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस लगाओ, और ए का मान फिक्स है 0.10। कल्पित माध्य ए को हमने क्या माना, 0.10, तो ए का मान फिक्स हो गया। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 0.14, ठीक है। तो बड़ी संख्या को ऊपर लिखो, और छोटी संख्या कौन सी है, माइनस के 0.10, उसको नीचे लिखो। घटाओ, 4 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 4, 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 0, पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। बड़ी संख्या आपकी और प्लस की है, तो ये आंसर किस में आएगा, प्लस में, 0.04। देखो यहाँ पर 0.04, ठीक है। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है, 0.18। देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है, 0.18। फिर यहाँ पर सूत्र माइनस आता है, तो माइनस लिखो, और ए का मान फिक्स है 0.10। ए को हमने क्या माना है, 0.10, ठीक है। देखो यहाँ पर ए को हमने क्या माना है, 0.10। घटाओ, बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, माइनस की है। बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, प्लस की है, 0.18, और छोटी संख्या माइनस की 0.10। तो बड़ी संख्या को ऊपर लिखो 0.18, छोटी संख्या को नीचे लिखो 0.10। घटाओ, 8 में से 0 घटाएंगे 8 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, 1 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। बड़ी संख्या प्लस की है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, 0.08। देखो यहाँ पर इस पंक्ति में डी आई का मान कितना आया, 0.08। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है, 0.22। तो एक्स आई की जगह क्या रखेंगे, 0.22, माइनस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, और ए का मान फिक्स है, ठीक है। हमने क्या माना है, कल्पित माध्य ए का मान 0.10। तो बड़ी संख्या 0.22 में से छोटी संख्या 0.10 घटाओ, 0.22 में से 0.10 घटाएंगे, तो देखो 2 में से 0 गए कितना बचा 2, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 में से 0 गए 0। बड़ी संख्या प्लस की है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, 0.12। तो इस पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया, 0.12। उसके बाद में देखो अगर हम कल्पित माध्य विधि से इसको हल कर रहे हैं, तो अगला कॉलम कौन सा, पांचवा कॉलम कौन सा आएगा, एफ आई गुणा डी आई, यानी इस एफ आई को किससे गुणा करना है, डी आई से, और वो यहाँ इस कॉलम में लिखना है। पहला और दूसरा कॉलम तो हमें पर्सन में दे रखा था, तीसरा कॉलम हमने ज्ञात किया मध्यमान एक्स आई का। कैसे ज्ञात किया, अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग दिया, तो हमें क्या मिला, मध्यमान, ठीक है। उसके बाद में कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी आई, और डी आई निकालना है तो पहले हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, मान के क्या चलना पड़ेगा, कल्पित माध्य ए। अब कल्पित माध्य ए किसको मानेंगे, मध्यमान वाले कॉलम में जो बीच की संख्या थी उसको हम क्या माने, कल्पित माध्य ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, विचलन डी आई का मान। अब क्या करेंगे, एफ आई गुणा डी आई, इस कॉलम में हमें क्या करना है, इस कॉलम यानी बारंबारता और विचलन का गुणा करना है। तो देखो पांचवें कॉलम में हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई का गुणा। तो यहाँ पर देखो एफ आई का मान कितना है 4, और डी आई का मान कितना है 0.08। तो 0.08 को 4 से गुणा करना है हमें। 4 को 8 से करेंगे, 4 8 32 का 2 हासिल 3। फिर 4 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, 0 में हासिल 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। फिर 4 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। यहाँ पर 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो इकाई स्थान से 2 अंक गिन के पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना है 0.32। तो यहाँ पर एफ आई का मान कितना आ गया 0.32। चिन्ह देखना है तो ये 4 प्लस का और ये 0.08 माइनस का, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद में देखो दूसरी पंक्ति में एफ आई का मान 9 और यहाँ पर डी आई का मान माइनस के 0.04। तो 0.04 को 9 से गुणा करना हमें। 9 का पड़ा 4 बार, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3। फिर 9 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, 0 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। उसके बाद में 9 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। यहाँ पर 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में भी हमें क्या करना है 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 0.36। तो देखो यहाँ पर 9 को 0.04 से गुणा करने पर 0.36 आया। चिन्ह देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या देगा माइनस। उसके बाद में यहाँ देखो एफ आई का मान कितना है 9 और यहाँ पर डी आई का मान 0, तो 9 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर एफ आई का मान कितना है 2 और यहाँ पर डी आई का मान कितना है 0.04। तो 0.04 को 2 से गुणा करना हमें। 2 का पड़ा 4 बार, 2 चौके 8। फिर 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 2 को 0 से गुणा करेंगे 0। 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दूं। तो 0.04 को 2 से गुणा करने पर कितना है 0.08।
2 को 0.04 से गुणा करने पर 0.08 आया। ठीक है, दोनों प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर 4 को 0.08 से गुणा करना है। 0.08 को किससे गुणा करना है, 4 से। 4 का पड़ा है कितनी बार, 8 बार। 4 8 32 का 2 हासिल 3। फिर 4 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। 0 में हासिल 3 जोड़ो कितना आएगा, 3। फिर 4 में 0, फिर 4 को 0 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 0। 2 अंक के बाद में पॉइंट है तो आंसर में भी 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो। तो 0.08 को 4 से गुणा करने पर कितना है, 0.32। 4 को 0.08 से गुणा करने पर 0.32। अगली पंक्ति में देखो 2 को हमें किससे गुणा करना है, 0.12 से। ठीक है, तो करो। 0.12 को 2 से गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। फिर 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। 2 अंक के बाद में पॉइंट है तो आंसर में भी हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। तो आंसर कितना आ गया, 0.24। तो 2 को 0.12 से गुणा करने पर कितना है, 0.24। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एफ आई गुना डी आई वाले कॉलम का जोड़। तो इस कॉलम के जोड़ को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, और इसको कैसे जोड़ेंगे वो देखो, माइनस वाली संख्या अलग जोड़ लो, माइनस के 0.32 और माइनस के 0.36। तो देखो यहाँ पर 2 और 6 कितना हो गया, 8। 3 और 3 कितने हो गए, 6। पॉइंट के सामने पॉइंट और 0 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, दोनों माइनस की संख्या है तो जो आंसर आया वो किसका आया, माइनस का। दोनों माइनस की संख्या है, जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 0.68 माइनस की संख्या कितनी हो गई, 0.68। ठीक है, माइनस का जोड़ कितना आ गया, 0.68। अब हमें क्या करना है, प्लस वाली संख्याओं का जोड़। तो यहाँ पर 0.08, 0.32, 0.24 इन तीनों को जोड़ना है क्योंकि ये तीनों प्लस की संख्या है। 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल 1। 1 और 3 कितना हो गया, 4। 4 और 2 कितना हो गया, 6। पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 आ जाएगा। तो प्लस की संख्या कितनी आ रही है, 0.64। ठीक है, अब इस माइनस की संख्या और इस प्लस की संख्या में जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस के 0.68। ठीक है, तो माइनस के 0.68 में से क्या घटाएंगे, प्लस के 0.64। प्लस के 0.64। 8 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 4। 6 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस के 0.04। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आ गया, माइनस के 0.04। ठीक है, तो यहाँ पर एफ आई गुणा डी आई का जोड़ कैसे निकालेंगे, पहले माइनस वाली संख्या जोड़ लो, उसके बाद प्लस वाली संख्या जोड़ लो, फिर इन दोनों में से क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा दो, जो आंसर आ रहा है वही क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई का मान होगा। और इधर क्या करना है, हमें एफ आई वाले कॉलम का जोड़ करना है। ठीक है, तो इसका जोड़ कितना आएगा, 4 और 9 कितना हो गया, 13। 13 और 9 22। 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 30। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई का मान -0.04 और सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 30। अब हमें लिखना है कल्पित मध्य विधि से मध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो मध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये कल्पित मध्य विधि से मध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। मध्य की जगह मध्य, बराबर की जगह बराबर। ए का मान हमने क्या माना था, कल्पित मध्य ए का मान 0.10। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, तो देखो यहाँ पर मध्य की जगह मध्य आ गया, बराबर की जगह बराबर। ए का मान हमने क्या माना था, 0.10। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 0.10। फिर प्लस की जगह प्लस। सिग्मा एफ आई डी आई का मान यहाँ पर देखो कितना है, माइनस के 0.04। तो सिग्मा एफ आई डी आई की जगह क्या लिखेंगे, -0.04 बटा सिग्मा एफ आई का मान यहाँ पर कितना है, 30। तो सिग्मा एफ आई की जगह हम क्या लिखेंगे, 30। सिग्मा एफ आई की जगह 30। उसके बाद में देखो यहाँ पर मध्य की जगह मध्य, बराबर की जगह बराबर। 0.10 की जगह 0.10। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे ये वाला, तो बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पर 0.04 बटा 30। 0.04 बटे 30। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो हर में
कितनी जीरो लगाएंगे हम, 30 के आगे 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बन गया 4, नीचे क्या हो गया 3000। अब देखो आगे, मध्य की जगह मध्य, बराबर की जगह बराबर, 0.10 की जगह 0.10, माइनस की जगह माइनस, 004 है तो इसको हम 4 लिख सकते हैं और बट्टा में क्या आएगा 3000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 में 3000 का भाग देना है, 4 में 3000 का भाग, देखो यहाँ पर 4 में 3000 का भाग देना हमें। तो देखो 4 3000 से बहुत छोटी संख्या है, ठीक है। तो भागफल में हम क्या लगाएंगे, शुरू में भाग टूटने का 0 और पॉइंट लगाकर 1 जीरो उतारेंगे 4 के आगे, ठीक है। तो 1 जीरो उतारने से ये संख्या कितनी बन गई, 40 बन गई। अब देखो 40 भी 3000 से बहुत छोटी संख्या है, तो एक बार फिर भाग टूटने का यहाँ पर भागफल में 0 उतारो और 1 जीरो और उतार लो 40 के आगे। अब ये कितना हो गया 400। तो यहाँ पर देखो 400 भी 3000 से बहुत छोटी संख्या है, तो फिर भाग टूटने का भागफल में 1 जीरो उतारो और इसके आगे 400 के आगे 1 जीरो और उतार लो। तो अब ये कितना हो गया 4000, और 4000 3000 से बड़ी संख्या है। तो हमें अब क्या करना है, 4000 में 3000 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, एक बार। 3000 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3000। अब हम क्या करेंगे, 4000 में से 3000 घटाएंगे, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ भागफल में देखो पॉइंट के बाद में 3 अंक आ रहे हैं, तो आगे इसको करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद में 2 या 3 अंक हमें लेना होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद में कितने अंक लेने, कम से कम 2 अंक या तो 3 अंक। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 अंक आ रहे हैं, तो हमें आगे इसको हल नहीं करना है, बस भागफल में हम क्या लिखेंगे 0.001। देखो यहाँ पर 4 में 3000 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.001, ठीक है। 4 में 3000 का भाग देंगे कितना आएगा 0.001, और माइनस की जगह माइनस है ही, 0.10 की जगह 0.10, बराबर की जगह बराबर, माध्य की जगह माध्य। अब हमें क्या करना है, 0.10 में से 0.001 घटाना है। तो देखो यहाँ पर 0.10 लिखो, फिर पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो, सीधे हाथ में क्या है 001, तो पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ यहाँ 1 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, और यहाँ पर आगे 1। यहाँ 0 के नीचे कुछ नहीं 0 लगा लो, यहाँ 1 के ऊपर कुछ नहीं 0 लगा लो। अब घटाओ, 0 में से 1 नहीं घटता, उधार लेगा किससे, इससे। इसके पास कुछ नहीं है 0 है, तो ये किससे उधार लेगा 1 से। 1 ने इसको उधार दिया, यहाँ क्या बचा 0, ये कितना हो गया 10। 10 में से 1 इसको उधार दिया, यहाँ पर कितना बचा 9, ये कितना हो गया 10। 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9। यहाँ उधार देने के बाद 9 बचा, 9 में से 0 गए, कितने बचे 9। यहाँ 1 था, उधार देने के बाद में कितना बचा 0, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। पॉइंट के सामने पॉइंट है, यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0, ठीक है। तो 0.10 में से 0.001 घटाने पर कितना है 0.099। तो देखो यहाँ पर 0.10 में से 0.001 घटाने पर कितना है 0.099। तो माध्य का मान कितना आ गया 0.099, ठीक है। जब हमने इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से हल किया था तब इसका आंसर कितना आया था 0.098 आ रहा था, 0.098, ठीक है। और आगे कुछ और संख्या थी, ठीक है। तो इस 0.098 को लगभग में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.099, ठीक है। दोनों आंसर सही है, ये वाला आंसर भी सही है और ये वाला भी आंसर सही है, ठीक है। देखो 13.1 का 7वां सवाल। इस सवाल को हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर चुके थे और कल्पित माध्य विधि से हल कर चुके थे। अब हम इस सवाल को पग विचलन विधि से हल करेंगे, ठीक है। यानी पग विचलन विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल के अंदर ये 2 कॉलम लिखेंगे, एक तो SO2 की सांद्रता और एक बारंबारता, जो हमें प्रश्न में दे रखा है। ये 2 कॉलम सबसे पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पर पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या करो, जो प्रश्न के अंदर हमें 2 कॉलम दे रखे हैं वो लिखो। पहला कॉलम क्या था SO2 की सांद्रता, और इसमें क्या दे रखा था हमें 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08,
0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। ये पहला कॉलम था। और दूसरा कॉलम कौन सा था? बारंबार था, जिसे हम किससे लिखते हैं? एफ आई से। और इसमें हमें क्या दे रखा था? 4, 9, 9, 2, 4, 2। तो ये दो कॉलम तो हमें पर्सन में दे रखे थे, वो हमें लिखने हैं। उसके बाद में अगर हम मध्य ज्ञात कर रहे हैं और वर्ग अंतराल हमें दे रखा है पहले कॉलम में, तो उसका हम क्या निकालेंगे? उस वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालेंगे। और मध्यमान को किसे लिखेंगे हम? एक्स आई से। एक्स आई से। तो देखो यहाँ पर मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दे रखी है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मध्यमान। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो पहली पंक्ति में 0.00 और 0.04 का मध्यमान निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे? 0.00 और 0.04 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 0.04। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.02। ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0.02 किसका मध्यमान है? 0.00 और 0.04 के बीच की संख्या, या फिर इसका मध्यमान क्या आ रहा है? 0.02। दूसरी पंक्ति में देखो 0.04 और 0.08 का मध्यमान निकालना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ो। 0.04 और 0.08 को जोड़ने पर कितना आएगा? 0.12। फिर 0.12 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0.06। तो 0.04 और 0.08 का मध्यमान कितना आ रहा है? 0.06। ठीक है। उसके बाद में देखो आगे अगली पंक्ति में 0.08 और 0.12 का मध्यमान निकालना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ो। जोड़ने पर कितना आएगा? 0.20। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0.10। तो देखो यहाँ पर 0.18 और 0.12 का मध्यमान कितना आ गया? 0.10। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में 0.12 और 0.16 का मध्यमान निकालना, तो पहले 0.12 और 0.16 को जोड़ने पर कितना आएगा? 0.28। फिर 0.28 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0.14। तो 0.12 और 0.16 का मध्यमान कितना आ रहा है? 0.14। अगली पंक्ति में देखो 0.16 और 0.20 का मध्यमान निकालना है, तो पहले 0.16 और 0.20 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 0.36। फिर 0.36 में 2 का भाग देंगे, कितना है? 0.18। तो 0.16 और 0.20 का मध्यमान कितना आ गया? 0.18। उसके बाद में देखो 0.20 और 0.24 का मध्यमान निकालना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ो। 0.20 और 0.24 को जोड़ने पर कितना आएगा? 0.44। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.22। तो 0.20 और 0.24 का मध्यमान कितना आ गया? 0.22। देखो यहाँ पर 0.20 और 0.24 का मध्यमान कितना आ गया? 0.22। ठीक है। तो 3 कॉलम बन गए। पहला और दूसरा कॉलम पर्सन में हमें दे रखा था। तीसरा कॉलम मध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो मध्यमान का हमेशा निकालना पड़ेगा हमें। और मध्यमान कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मध्यमान। उसके बाद में पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? विचलन। और विचलन को हम किससे लिखते हैं? डी से। अब विचलन निकालने का सूत्र क्या होता है? डी बराबर एक्स आई माइनस ए। ठीक है। एक्स आई क्या है? मध्यमान वाला कॉलम है, उसको हम क्या लिखते हैं? एक्स आई से। तो एक्स आई का मान तो ये रहा। और ए क्या होता है? कल्पित माध्य, उसको हम एज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे। अब ए किसको एज्यूम करना है, किसको मानना है, वो देखो यहाँ पर जो मध्यमान वाला कॉलम है इसमें बीच की संख्या जो आती है, तो यहाँ पर देखो बीच की संख्या 2 आ रही है, 0.10 और 0.14। तो बीच की संख्या में से किसी एक को हम ए मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0.10 को भी ए मान सकते हैं और 0.14 को भी ए मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 0.10 को क्या माना? ए कल्पित मध्य माना कि कल्पित मध्य ए बराबर 0.10। ठीक है। अब ए का मान फिक्स हो गया 0.10 और एक्स आई का मान यहाँ पर मिल जाएगा मध्यमान वाले कॉलम में। ठीक है। तो देखो अब डी आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, सूत्र लिख लो और सूत्र में मान रखते जाओ। पहली पंक्ति में देखो
डी आई का मान निकालना है। तो एक्स आई का मान कितना है 0.02। एक्स आई की जगह क्या रखना है, एक्स आई का मान 0.02 माइनस की जगह माइनस ए का मान फिक्स हो गया। फिक्स कैसे हो गया, जो हमने माना है, क्या माना है, माना कि कल्पित माध्य ए बराबर 0.10 है। तो ए का मान हमें हर बार क्या रखना है 0.10 ही रखना है। ठीक है, ए का मान क्या रखना है 0.10 फिक्स है, तो यही रखना है। तो देखो यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 0.10। अब यहाँ पर देखो 0.02 और 0.10 में से जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे और छोटी संख्या को नीचे लिखेंगे, फिर घटाएंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे। तो देखो यहाँ पर 0.10 में से 0.02 घटाएंगे, 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटता, तो उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे 10 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 8। इसको उधार देने के बाद में यहाँ पे क्या बचा 0, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0, पॉइंट के सामने पॉइंट, और 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। तो 0.08, बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया माइनस के 0.08। उसके बाद में देखो दूसरी पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 0.06। तो एक्स आई का मान कितना आ गया 0.06। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, और ए का मान फिक्स है 0.10। ठीक है, हर बार हमें ए की जगह क्या रखना है 0.10। अब एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर दो। बड़ी संख्या कौन सी है 0.10, और छोटी संख्या कौन सी है 0.06। तो बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है और छोटी संख्या को नीचे लिखना है। देखो यहाँ पर 0.10 में से 0.06 घटाना है। तो 0 में से 6 नहीं घटता, उधार लेगा कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4। उधार देने के बाद में यहाँ पर कितना बचेगा 0, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस के 0.04। तो देखो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया माइनस के 0.04। ठीक है, उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 0.10। एक्स आई का मान कितना है 0.10, माइनस की जगह माइनस, और ए का मान फिक्स है 0.10। ठीक है, हर बार हमें ए की जगह क्या रखना है 0.10। तो 0.10 में से 0.10 घटाएंगे क्या बचेगा 0। ठीक है, समान संख्या में से समान संख्या घटाते हैं तो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डी आई का मान कितना आ गया 0। 0.00 लिखो या 0 लिखो, दोनों एक ही बात है। अगली पंक्ति में देखो यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है 0.14। एक्स आई का मान कितना है 0.14, माइनस की जगह क्या आएगा माइनस, और ए का मान फिक्स है 0.10। ठीक है, हर बार ए की जगह हमें क्या रखना है 0.10। अब की बार बड़ी संख्या कौन सी 0.14, इसमें से क्या घटाना है हमें 0.10। तो देखो यहाँ पर 0.14 में से 0.10 घटाना है। तो 4 में से 0 गए क्या बचे 4, 1 में से 1 गया क्या बचा 0, पॉइंट के सामने क्या आ गया पॉइंट, और 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ पर देखो डी आई का मान कितना आ गया 0.04, 0.04। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 0.18। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, एक्स आई की जगह 0.18 लिखना है, माइनस की जगह माइनस लिखना है, और ए का मान फिक्स है 0.10 वो लिखना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है 0.18, उसमें से क्या घटाना है 0.10। 8 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 8, 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 0, पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में 0.08। देखो यहाँ पर डी आई का मान कितना आ गया 0.08। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 0.22। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स आई की जगह 0.22 लिखना है, माइनस की जगह माइनस, ए का मान फिक्स है 0.10। बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की, घटाओ। तो 0.22 में से 0.10 घटाएंगे
तो 2 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर किस में आएगा प्लस में 0.12। देखो यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 0.12। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 कॉलम याद कर ले। पहले 2 कॉलम तो परसेंट में हमें दे रखे थे। ठीक है, तीसरा कॉलम हमने याद किया किसका मध्यमान का, कैसे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग दिया तो हमें क्या मिला मध्यमान। और चौथा कॉलम कौन सा है विचलन का। ठीक है, और विचलन कैसे ज्ञात किया एक्स आई माइनस ए क्या था यहाँ पर कल्पित माध्य जिसको हम एज्यूम करके चलते हैं मध्यमान वाले कॉलम में बीच की संख्या को। ठीक है, उसके बाद में देखो पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो अगला कॉलम कौन सा आएगा यू आई बराबर डी आई बटा एच। अब एच यहाँ पर क्या है वर्ग माप, जो ये वर्ग अंतराल हमें दे रखा है इस वर्ग अंतराल का अंतर कितना आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे वर्ग माप। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर वर्ग माप की एच का मान कितना है। तो ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाने पर हमें क्या मिलेगा एच। तो देखो यहाँ पर ऊपरी सीमा कितनी है 0.04, तो 0.04 में से निम्न सीमा 0.00 घटाओ, 0.00 घटाओ तो कितना मिलेगा 0.04 में से 0.00 यानी 0.04 में से 0 घटाएंगे तो हमें वापस वही संख्या मिलेगी h बराबर 0.04, यानी h का मान कितना हो गया 0.04। वर्ग माप h का मान कितना आ रहा है 0.04। ठीक है, अब हमें क्या करना है यू आई का मान निकालना है। अब देखो यू आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यू आई का सूत्र लिखेंगे यू आई बराबर डी आई बटे एच। अब डी आई क्या था विचलन जो हमने अभी ज्ञात किया था। तो पहली पंक्ति में देखो डी आई का मान कितना माइनस के 0.08, तो यहाँ पर डी आई की जगह क्या लिखेंगे डी आई का मान माइनस के 0.08 बटा एच का मान अभी बताया था देखो ये निकाल के एच का मान कितना है 0.04, वर्ग माप कितना है 0.04, तो एच की जगह हमें क्या लिखना है 0.04। देखो ऊपर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक है और नीचे भी पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर कितना बचा 8 और नीचे कितना है 4, 8 में 4 का भाग देंगे कितनी बार कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 2 बार। चिन्ह किसका है माइनस का है तो आंसर किस में आएगा माइनस में। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में यू आई का मान कितना आ गया -2। देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में यू आई का मान कितना आया -2। दूसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर डी आई का मान कितना है -0.04। देखो यहाँ पर माइनस के 0.04 किसकी जगह डी आई की जगह बट्टा एच का मान फिक्स है 0.04। एच वर्ग माप एच का मान कितना आया था 0.04। यहाँ पर भी देखो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 में 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा 1 बार। चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर यू आई का मान कितना आया -1, यहाँ पर यू आई का मान कितना आ गया -1। अगली पंक्ति में देखो डी आई का मान कितना है 0, डी आई का मान कितना 0 या 0.00 लिख दो बात एक ही है, बटा एच का मान वही है वर्ग माप एच का मान 0.04। अब 0 में किसी भी संख्या भाग दे दो आंसर क्या आएगा हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू आई का मान कितना आ गया 0। अगली पंक्ति में देखो डी आई का मान कितना है 0.04, 0.04 और एच का मान फिक्स है कितना है 0.04। अब समान संख्या में समान संख्या भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, दोनों में चिन्ह प्लस है तो आंसर किस में आएगा प्लस में। तो यहाँ पर यू आई का मान कितना आएगा +1। उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में डी आई का मान कितना है 0.08, डी आई का मान कितना है 0.08। ठीक है, डी आई का मान कितना है डी आई की जगह कितना आ गया 0.08 और एच का मान फिक्स है 0.04। पॉइंट के बाद में 2 अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 8 में 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा 2 बार। दोनों प्लस की संख्या है तो आंसर किस में आएगा प्लस में। तो इस पंक्ति में यू आई का मान कितना आ गया 2। ठीक है, उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में डी आई का मान कितना है 0.12, तो यहाँ पर
DI की जगह क्या रखेंगे 0.12 बट्टा H का मान कितना आया था 0.04। पॉइंट के बाद में 2 अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 12 में 4 का भाग कितनी बार, 4 तिये 12, 3 बार। दोनों प्लस की संख्या है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ पर UI का मान कितना आ गया 3। ठीक है, उसके बाद में कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5। पहले 2 कॉलम तो हमें पर्सन में दे रखे थे। ठीक है, तीसरा कॉलम हमने ज्ञात किया मध्यमान का, कैसे, जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा था उसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग दिया तो हमें क्या मिला, मध्यमान। उसके बाद में पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, विचलन DI। और DI निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, XI माइनस A। XI क्या था, मध्यमान वाला कॉलम, और A क्या होता है, कल्पित माध्य यहाँ पर। ठीक है, A क्या होता है यहाँ पे, कल्पित माध्य। उसके बाद में अगला कॉलम कौन सा था, UI का। UI बराबर क्या होता है, DI बटे H। अब DI क्या है यहाँ पर, जो अभी हमने ज्ञात किया विचलन, और H क्या है यहाँ पर, वर्ग माप। ठीक है, अब अगला कॉलम क्या आएगा, FI गुना UI। अभी जो UI ज्ञात किया हमने उसको गुणा करना है किससे, FI से। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, FI का मान 4 और UI का मान 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ देखो अगली पंक्ति में FI का मान 9 और यहाँ पर UI का मान 1। 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस। अगली पंक्ति में देखो FI का मान 9 और UI का मान कितना है, 0। 9 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, उसके बाद में अगली पंक्ति में देखो यहाँ पे FI का मान कितना है, 2, और यहाँ पर UI का मान कितना है, 1। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। दोनों प्लस की संख्या है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। यहाँ FI का मान कितना है, 4, और यहाँ पर UI का मान कितना है, 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। यहाँ पर FI का मान कितना है, 2। यहाँ पर UI का मान कितना है, 3। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, FI गुणा UI वाले कॉलम का जोड़, और इस कॉलम के जोड़ को हम किससे लिखेंगे, सिग्मा FI UI। ठीक है, तो इसका जोड़ कैसे याद करेंगे, वो देखो माइनस वाली संख्या अलग जोड़ लो, -8 और -9 कितने आएंगे, -17। ठीक है, और प्लस वाली संख्या अलग जोड़ लो, 2 और 8 10, 10 और 6 16। तो प्लस वाली संख्या 2 + 8 10, 10 और 6 16। जो बड़ी संख्या है उसमें सिर्फ छोटी संख्या घटा दो, -17 +16। 17 में 16 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1। बड़ी संख्या माइनस की है तो 1 किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर सिग्मा FI UI का मान कितना आ गया, -1। और इधर हमें क्या करना है, FI वाले कॉलम का जोड़, तो इसके जोड़ को हम किससे लिखेंगे, सिग्मा FI, और इसका जोड़ कितना आएगा, 30। देखो यहाँ पर जोड़कर 4 और 9 13, 13 और 9 22, और 2 24, और 4 28, और 2 30। ठीक है, ये हो गया FI का जोड़। अब देखो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें सूत्र लिखना है पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो यहाँ पर माध्य, माध्य को हम क्या लिखते हैं, एक्स बार से भी लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुणा H। ये पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है ये। ठीक है, इस सूत्र में मान रख दो, माध्य की जगह माध्य आएगा, बराबर की जगह बराबर। A का मान हमने क्या माना था, 0.10, तो A की जगह हमें क्या लिखना है, 0.10। प्लस की जगह प्लस आएगा, सिग्मा FI UI का मान कितना आया, -1। तो सिग्मा FI UI की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, बट्टा की जगह बट्टा। सिग्मा FI का मान यहाँ पर कितना है, 30 है, तो सिग्मा FI का मान कितना लिखेंगे, 30। फिर गुणा H का मान, H का मान कितना निकाला था हमने, देखो यहाँ पर 0.04। ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H 0.04। तो H की जगह हमें क्या लिखना है, 0.04। उसके बाद में देखो अगले स्टेप में माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, 0.10 की जगह 0.10। ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 1, और इधर ऊपर वाली संख्या कौन सी, 0.04। तो 0.04 को 1 से अगर गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, 0.04, और बट्टा में यहाँ पर कितना है, 30। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट हटाना है ये।
तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद में कितने आएंगे, 2 अंक है, तो हर में 30 के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो। ठीक है, अब देखो आगे, माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, 0.10 की जगह 0.10, माइनस की जगह माइनस 004। पॉइंट हटने के बाद में ये क्या, ये कौन सी संख्या बन गई, 004। और 004 को हम क्या लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं। और बट्टा में कितना आ गया, 3000। तो बट्टा में कितना आ गया, 3000। अब हमें क्या करना है, 4 में 3000 का भाग देना है। देखो 4 में 3000 का भाग देना है, तो 4 अंदर लिखो भाग के, ठीक है, और 3000 कहाँ लिखो, बाहर। देखो 4 3000 से बहुत छोटी संख्या है, तो यहाँ पे भागफल में भाग टूटने का जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे 4 के आगे 1 जीरो एक बार में लिख सकते हैं। ठीक है, 40 हो गया। 40 3000 से बहुत छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, भाग टूटने का भागफल में 1 जीरो और लगाएंगे। अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर 1 जीरो और लगा सकते हैं 40 के आगे। ठीक है, अब 400 में 3000 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 400 छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, भागफल में भाग टूटने का 1 जीरो और लगाएंगे, और यहाँ पर 400 के आगे 1 जीरो और लगा देंगे। कितना हो गया, 4000। तो 4000 3000 से बड़ी संख्या है, तो 4000 में 3000, 4000 में 3000 का भाग जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार, 3000 आएगा। 3000 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे कितना आएगा, 3000। अब घटाओ, 4000 में से 3000 घटाएंगे कितना आएगा, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से जीरो घटाएंगे वापस जीरो, फिर यहाँ पे जीरो में से जीरो घटाएंगे क्या हो जाएगा, जीरो। 4 में से 3 घटाएंगे 1। भागफल में देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने अंक आ गए, 1 2 3। तो पॉइंट के बाद में 3 या 4 अंक, ठीक है, ले सकते हैं हम। तो यहाँ पॉइंट के बाद में 3 अंक आ रहे हैं, तो आगे यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहे हैं, तो आगे हमें इसको हल नहीं करना है, बस इतना ही छोड़ देना है। और 4 में 3000 का भाग देने पर कितना है, 0.001, वो यहाँ लिखना है। 4 में 3000 का भाग देने पर कितना है, 0.001। माइनस की जगह माइनस, और 0.10 की जगह 0.10, बराबर की जगह बराबर, और मध्य की जगह मध्य। उसके बाद में हमें क्या करना है, 0.10 में से 0.001 घटाना है। देखो 0.10 में से, तो ये आ गया 0.10। फिर हमें घटाना क्या है, 0.001। तो पहले पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो, और पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ जो संख्या है, पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ जो संख्या है वो सीधे हाथ की तरफ लिखो, 0 0 और 1। और पॉइंट के उल्टे हाथ की तरफ जो संख्या है वो उल्टे हाथ की तरफ लिख दो इधर। अब इसको क्या करना है, हमें घटाना है। एक के ऊपर कुछ नहीं, जीरो लगाओ। ठीक है, अब देखो जीरो में से एक नहीं घटता, तो ये किससे उधार लेगा, इससे। इसके पास कुछ नहीं है, तो ये किससे उधार लेगा, एक से। एक ने इसको उधार दिया, यहाँ पर जीरो बचा, ये कितना हो गया, 10। ठीक है, अब 10 में से एक उधार इसको दिया, तो यहाँ कितना बचा, 9, और ये कितना हो गया, 10। 10 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, 9। यहाँ पर कितना था, 9 उधार देने के बाद में। 9 में से जीरो घटाएंगे कितना बचेगा, 9। ठीक है, यहाँ एक उधार देने के बाद में क्या बचा, जीरो। जीरो में से जीरो घटाएंगे क्या बचेगा, जीरो। पॉइंट के सामने पॉइंट, और जीरो में से जीरो घटाएंगे क्या बचेगा, जीरो। तो कितना आया घटाने पर, 0.099। देखो यहाँ पर माध्य की जगह माध्य, बराबर 0.10 में से 0.001 घटाने पर हमें क्या मिला, 0.099। ठीक है, तो ये पग विचलन विधि से हमने माध्य ज्ञात किया है। तो पग विचलन विधि से माध्य कितना आ रहा है, 0.099। तो देखो यहाँ पर जब हमने इसको प्रत्यक्ष विधि से हल किया था तो आंसर कितना आ रहा था, 0.098। और जब हमने कल्पित माध्य विधि से इसको हल किया था तो आंसर कितना आया था, 0.099। और अब हमने इसको किससे हल किया है, पग विचलन विधि से, तब भी आंसर कितना आया, 0.099। तो यहाँ पर देखो आंसर अलग नहीं है, 0.098 राउंड अप करेंगे, ठीक है, राउंड फिगर लेंगे तो ये वापस किसके आसपास आएगा, 0.099 के आसपास ही आएगा। तो आंसर तीनों सही है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रश्न में जिस विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसी विधि से माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अगर विधि का नाम नहीं दे रखा, सिर्फ ये लिखा है कि माध्य ज्ञात करना है,
तब हमें जो सबसे आसान विधि लगती है माध्य ज्ञात करने की, उससे हम इसको हल करेंगे। ठीक है। कक्षा 10 की गणित का अध्याय 13, नाम क्या है? सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र की। इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में काम में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहला सूत्र देखो, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है। ये माध्य ज्ञात करने का कौन सा तरीका है? प्रत्यक्ष विधि का। उसके बाद में देखो दूसरा सूत्र, माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, जहां पर डी आई का मतलब क्या होता है? डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और ए का मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य। ठीक है। उसके बाद में देखो आगे तीसरा सूत्र कौन सा है? माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। ठीक है। ये कौन सा सूत्र है? माध्य ज्ञात करने का पग विचलन विधि का सूत्र। क्या होता है? जहां पर यू का मतलब क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बटा एच। ठीक है। अब ए का मतलब क्या है? कल्पित माध्य, और एच का मतलब क्या है? वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल कितने का है वो एच का मतलब है। ठीक है। उसके बाद में देखो आगे चौथा सूत्र, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। चौथा, बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा एच। ये बहुलक का सूत्र है। ठीक है। जहां पर एल बराबर क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच का मतलब वर्ग अंतराल की माप। ठीक है। कितने का अंतराल चल रहा है वो एच का मतलब है। F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है। ये बहुलक का सूत्र हो गया। इसके बाद में देखो अगला सूत्र कौन सा है? माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। पांचवा, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। माध्यक बराबर क्या होता है? एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। जहां पर एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन प्रेक्षणों की संख्या, एन का मतलब क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या, और सी एफ का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच का मतलब वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल कितने का है वो एच का मतलब होता है। उसके बाद में देखो अगला सूत्र, माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध। माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध देखो, 3 गुणा माध्यक बराबर क्या होता है? बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध होता है। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। उसके बाद में देखो सातवां सूत्र है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब यहाँ पर क्या है? मध्यमान। इसको मध्यमान भी बोल सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ये मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद में देखो छोटी क्लास में हमने ये भी पढ़ा है, माध्य का सूत्र ऐसा भी होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो आगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद में हम चेक करते हैं प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। यदि n यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो माध्यक कैसे n प्लस 1 बटा 2वां प्रेक्षण। ठीक है। कब?
जब n यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, और जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक बराबर n बटा 2वां और n बटा 2 प्लस 1वां प्रेक्षण, इन दोनों प्रेक्षणों के मानों का औसत निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? माध्यक। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, यदि पदों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, यानी n का मान क्या हो, सम हो, तो हम क्या निकालते हैं? माध्यक कैसे निकालते हैं? n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। ठीक है, ये होता है माध्यक निकालने का सूत्र। ठीक है, जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हों। और बहुलक कैसे निकालते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे? जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है वो क्या होता है? बहुलक होता है। और माध्यक का मतलब बीच में आने वाली संख्या। ठीक है।